नमस्कार। आज हमारे पास सार्थक सोच यूट्यूब चैनल से एक सेवानिवृत्ति भाषण का एक ट्रांसक्रिप्ट है। ये एक व्यक्ति के लंबे करियर के समापन पर उनके विचार हैं, उनकी भावनाएं हैं। नमस्कार। हाँ, और ये सिर्फ कोई रस्मी भाषण नहीं लगता, बल्कि जैसे दशकों का जो तजुर्बा है, रिश्ते बने, जो सीखा, उसका एक निचोड़ सा है। इसमें झांकना दिलचस्प होगा यकीनन। बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही है कि इस बातचीत से वो खास बातें निकालें जो शायद पहली नज़र में ना दिखें। मतलब अनुभव की गहराई, वो सीख और वो जो एहसास होते हैं ना इतने साल की सेवा के बाद। तो चलिए इस बातचीत को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरूर। इसमें कई परतें हैं, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी, इमोशनल भी। देखते हैं ये हमें क्या सिखाता है। तो भाषण की शुरुआत में ही एक चीज़ ध्यान खींचती है, वो है वक्ता की हैरानी। वो कह रहे थे कि भाई लोग मेरे बारे में इतने अच्छा क्यों बोल रहे हैं, क्या मैं सच में ऐसा हूँ? हाँ, ये दिलचस्प है। उन्हें तो लगा वो बस अपना काम कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी आंखें उन्हें देख रही हैं। और यहीं पर मुझे लगता है गहरा सबक है। अक्सर लंबे और कामयाब करियर के बाद भी असली विनम्रता शायद यही है कि इंसान अपनी उपलब्धियों को बहुत बड़ा न समझे, सहजता से ले। ऐसा लगता है उन्होंने काम को बस एक कर्तव्य माना, मतलब प्रशंसा की शायद उम्मीद ही नहीं की। और ये चीज शिखर पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना, ये बड़ी बात है। उन्होंने खास तौर पर अपने एमडी और सीईओ सर का शुक्रिया अदा किया। एमडी सर के आने पर उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है लीडरशिप कितनी केयरिंग है, जो बैंक के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल। लीडरशिप का ऐसे मौकों पर मौजूद होना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये असल में दिखाता है कि संगठन की संस्कृति कैसी है। सही। ये बताता है कि कर्मचारी सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक समुदाय का हिस्सा हैं। और सीईओ सर अरुण अग्रवाल जी, उन्होंने आने का वादा निभाया, ये बात भी उन्होंने कही। हाँ, उससे उन्हें बहुत खुशी हुई, ये उन्होंने मेंशन किया। हाँ, तो ये दिखाता है कि व्यक्तिगत रिश्ते और भरोसा ये कितने मायने रखते हैं, खासकर टॉप लेवल पर। अच्छा, अब आते हैं सहकर्मियों और जूनियर्स के साथ रिश्तों पर। एक किस्सा काफी रोचक लगा मुझे, उनके एक जूनियर साथी के साथ रैगिंग का। वक्ता ने बताया कि उनके साथी ने रैगिंग का जिक्र तो किया, हाँ, पर ये नहीं बताया कि वक्ता ने ही उन्हें बचाया भी था, कमरे में बंद करके दूसरों से। हाँ, ये किस्सा उस जमाने की, क्या कहते हैं, वर्क कल्चर की एक झलक देता है। रैगिंग, जैसा उन्होंने कहा, शायद थोड़ी शरारत भरी होती थी, लेकिन उसमें शायद थोड़ा अनुशासन सिखाने का पुट भी था। सीनियर्स का सम्मान कैसे करना है, ऑफिस का तौर तरीका वगैरह। आज के जमाने से तो बहुत अलग लगता है ये। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा ना कि उस समय नए लोग आते थे तो उन्हें माहौल में ढालने में मदद की जाती थी। और ये भी माना कि अब वो उन चीजों को मिस करते हैं। हाँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के तरीके, भले ही उनका इरादा ठीक हो, हमेशा सही असर डालते होंगे? देखिए, ये एक मुश्किल सवाल है। उस दौर के हिसाब से शायद ये आम बात थी, और जैसा वक्ता ने इशारा किया, हो सकता है कुछ पॉजिटिव नतीजे भी रहे हों, जैसे टीम बॉन्डिंग या अनुशासन सीखना। पर यह भी सच है कि ऐसी चीजों का गलत असर भी हो सकता है। सही। सबसे जरूरी बात यह है कि जैसा उन्होंने बताया, वो जूनियर आज शायद पद में उनसे आगे हैं, पर सम्मान अभी भी है। तो ये उन शुरुआती रिश्तों की शायद एक अलग तरह की गहराई दिखाता है। हालांकि ये जोर देना जरूरी है कि आज के माहौल में ऐसे तरीके बिल्कुल ठीक नहीं माने जाते, चाहे इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो। वक्त बदलता है, मान्यताएं बदलती हैं। सही कहा। उन्होंने अपने 40 साल पुराने सीनियर साथी का भी धन्यवाद किया, जो अब फैकल्टी मेंबर हैं। इतने लंबे समय तक रिश्ता बनाए रखना, ये भी तो एक बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मेंटरशिप और आपसी सम्मान कितना टिकाऊ हो सकता है। अच्छे प्रोफेशनल रिश्ते पूरी करियर यात्रा में एक बहुत बड़ा सहारा बनते हैं असल में। चलिए, अब उनकी करियर यात्रा पर थोड़ी नजर डालते हैं। 1985 में शुरुआत हुई ग्रामीण शाखा से, जिसे उन्होंने घाट शिक्षा कहा। फिर मेट्रो शाखाओं तक का सफर, और फिर रिकवरी और इन्वेस्टमेंट जैसे अलग-अलग विभागों में काम। ये यात्रा काफी विविध है। मतलब जमीनी स्तर की बैंकिंग से लेकर बड़े शहरों और फिर स्पेशलाइज्ड विभागों तक। इससे ये साफ पता चलता है कि उन्होंने बैंकिंग के लगभग हर पहलू को बहुत करीब से देखा और समझा है। हाँ, इस तरह का जो व्यापक अनुभव होता है ना, वही किसी को अपने क्षेत्र का सही मायने में विशेषज्ञ बनाता है। ये सिर्फ नौकरी करना नहीं है, ये पूरे सिस्टम को समझना है। और एक बहुत ही खास बात जो उन्होंने बताई कि 1985 के ग्राहक भी उन्हें आज तक याद करते हैं। ये तो कमाल है। हाँ, ये वाकई में असाधारण है। वक्ता खुद भी सोच रहे थे कि शायद मैंने कुछ अलग तरीके से सेवा दी होगी, हमेशा बैंक के हित को ध्यान में रखते हुए।
ये आज के समय में सोचना भी मुश्किल लगता है। सही कहा। ये आज के जो ज्यादातर लेन देन वाले बैंकिंग माहौल है ना, उसके लिए एक जरूरी सबक है। ये इस बात का सबूत है कि नियमों और प्रक्रियाओं से आगे जाकर जो एक मानवीय संपर्क बनता है ना, वही असली लॉयल्टी बनाता है। ये दिखाता है कि लोगों को सिर्फ सर्विस याद नहीं रहती, उन्हें वो एहसास याद रहता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वो अलग तरीका शायद सिर्फ ईमानदारी और क्या कहते हैं सहानुभूति ही रहा होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं चुनौतियों और जिम्मेदारियों की। उन्होंने कोविड के मुश्किल दौर का जिक्र किया, जब एक साथी 1 महीने के लिए कहीं फंस गए थे और ऑडिट का काम भी संभालना था। उसे उन्होंने एक कठिन समय बताया। हाँ, और ऐसे संकट ही तो टीम की असली परीक्षा होते हैं। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में लीडरशिप, आपसी सहयोग और लचीलापन कितना जरूरी हो जाता है। बिना किसी बहाने के उल्टी परिस्थितियों में भी अपना काम पूरा करना, यही तो प्रोफेशनल कमिटमेंट है। और ऐसे अनुभव अक्सर टीम को और करीब भी ले आते हैं। फिर उनकी सीआईडी हेड की भूमिका, मतलब बैंक के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख के तौर पे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। उन्होंने बताया कि बैंक की लगभग हर चीज उनके टेबल से होकर गुजरती थी। बाप रे! और इसमें सभी शाखाओं और विभागों का सहयोग बहुत जरूरी था। निश्चित तौर पर इस तरह की भूमिका में पूरे संगठन का एक विहंगम दृश्य, मतलब बर्ड्स आई व्यू चाहिए होता है। यहाँ सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज काफी नहीं होती, बल्कि कोऑर्डिनेशन और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता बहुत जरूरी हो जाती है। उनकी सफलता, जैसा उन्होंने खुद माना, पूरी टीम के सहयोग पर निर्भर थी, और इसका श्रेय टीम को देना ये एक अच्छे लीडर की पहचान है। उन्होंने एसीबी यानी ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। बताया कि एसीबी अब कितनी सख्त हो गई है, हर छोटे छोटे बिंदु पर सवाल करती है। हाँ, ये आजकल आम है बैंकिंग सेक्टर में। और एक घटना का जिक्र किया जहां एमडी सर ने उन्हें किसी मुश्किल स्थिति में संभाला, उन्हें बचाया। इससे वो एमडी साहब के कायल हो गए कि कैसे वो अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट भी करते हैं और बैंक की साख भी बचाते हैं। बिल्कुल, ये बैंकिंग सेक्टर में बढ़ती हुई जवाबदेही और पारदर्शिता की तरफ साफ इशारा करता है। रेगुलेटर्स और बोर्ड की निगरानी पहले से कहीं ज्यादा बारीकी से होती है। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अच्छा नेतृत्व संकट में कैसे काम आता है। हाँ, एक लीडर जो मुश्किल वक्त में अपनी टीम के साथ खड़ा होता है, उनका मार्गदर्शन करता है, वो सिर्फ समस्या का हल नहीं करता, बल्कि टीम का भरोसा जीतता है। और ये विश्वास ही संगठन की असली ताकत बनता है। आरबीआई के साथ सीधे संपर्क में रहना और उनके फोन कॉल्स को संभालना, ये भी यकीनन एक बड़ी चुनौती रही होगी। वक्ता ने इसे बैंक की बातों को सही ढंग से पेश करने की कला कहा, जो अनुभव से ही आती है। इसे कला कहना बिल्कुल सही है। आरबीआई जैसी जो टॉप रेगुलेटरी बॉडी है, उसके साथ संवाद करने के लिए सिर्फ तथ्यों की जानकारी काफी नहीं होती। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, डिप्लोमैटिक समझ चाहिए, प्रेशर झेलने की क्षमता और सही समय पर सही बात कहने का हुनर भी चाहिए होता है। ये एक तरह का संतुलन साधना है। आपको बैंक का पक्ष भी रखना है और नियमों का पालन भी सुनिश्चित करना है। ये वाकई तजुर्बे से ही आता है। अपने भाषण में उन्होंने अपनी पूरी सपोर्ट सिस्टम का भी जिक्र किया। हेड ऑफिस के सभी विभाग, तीनों रीजन के आरओ, डीआरएम, आरएम और खासकर अपनी सीआईडी टीम का धन्यवाद किया। ये दिखाता है कि वो सफलता का श्रेय अकेले नहीं ले रहे। और यही एक परिपक्व पेशेवर की निशानी है। कोई भी अकेले टॉप तक नहीं पहुंचता। एक सफल करियर के पीछे बहुत से लोग होते हैं जो शायद दिखते नहीं, पर उनका योगदान होता है। सही बात है। इस सहयोग को पहचानना और सबके सामने आभार व्यक्त करना, ये न केवल उनकी विनम्रता दिखाता है, बल्कि टीम का हौसला भी बढ़ाता है। ये एक अच्छी वर्क कल्चर का प्रतिबिंब है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद उन्होंने अपने परिवार को दिया, पत्नी और बच्चों को। उन्होंने कहा कि परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया, उनकी व्यस्तताओं को समझा और कभी उनकी ड्यूटी में बाधा नहीं बने। ये पहलू अक्सर प्रोफेशनल चर्चाओं में पीछे रह जाता है, पर यह बुनियाद है। एक डिमांडिंग करियर में परिवार का साथ और स्थिरता ये अनमोल है। ये वो शांत ताकत है जो आपको बाहर की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है। हाँ, उनका ये कहना कि परिवार ने कमी महसूस नहीं होने दी, ये असल में परिवार के सदस्यों के त्याग और समझ को दिखाता है। बिल्कुल। अब आते हैं विदाई के क्षणों और भविष्य की योजनाओं पर। उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करने वाली टीम को धन्यवाद दिया और फिर वो थोड़ा इमोशनल पहलू सामने आया कि आप लोगों से भावनात्मक रूप से दूर जाना अजीब लग रहा है, कल से शायद याद आएगी। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक है। इतने साल एक जगह एक जैसे लोगों के बीच बिताने के बाद वो जगह और वो लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। प्रोफेशनल रिश्ते अक्सर पर्सनल भी हो जाते हैं। विदाई हमेशा एक मिलीजुली भावना होती है। एक चैप्टर खत्म हो रहा है
और अगले की थोड़ी अनिश्चितता भी होती है। ये उस जुड़ाव का प्रमाण है। एमडी सर के सुझाव का मान रखते हुए उन्होंने सक्रिय रहने का इरादा जताया। कहा कि वो बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ करते रहेंगे। ये रिटायरमेंट को लेकर एक बहुत ही सकारात्मक और क्या कहते हैं ऊर्जावान नजरिया है। इसे अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव मानना, जहां से एक नई यात्रा शुरू हो सकती है। सक्रिय रहने की ये इच्छा जीवन के प्रति उनके उत्साह को दिखाती है। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो रिटायरमेंट के करीब हैं। और अंत में उन्होंने फिर से सभी के प्यार और सम्मान के लिए दिल से आभार व्यक्त किया और बहुत ही विनम्रता से कहा कि अगर अनजाने में उनके किसी काम या बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो वो क्षमा चाहते हैं। ये समापन उनके पूरे व्यक्तित्व का सार है। विनम्रता, कृतज्ञता और रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता। अपनी संभावित गलतियों के लिए माफी मांगना, खासकर विदाई के समय, उनके चरित्र की गहराई और बड़प्पन को दिखाता है। तो इस भाषण के विश्लेषण से एक लंबे, समर्पित और कई पहलुओं वाले करियर की तस्वीर उभरती है। विनम्रता है, टीम वर्क का महत्व है, चुनौतियों का सामना करने का हुनर है, नियमों के साथ मानवीय स्पर्श का संतुलन है और रिश्तों की जो केंद्रीय भूमिका है, ये सब बहुत साफ नजर आता है। निश्चित रूप से ये भाषण हमें याद दिलाता है कि एक प्रोफेशनल जिंदगी सिर्फ टारगेट्स, अचीवमेंट्स और प्रमोशन का हिसाब किताब नहीं होती। ये असल में इंसानी रिश्तों का एक ताना बाना है, लगातार सीखने की एक प्रक्रिया है और व्यक्तिगत विकास का भी एक अवसर है। ये उस पूरी यात्रा का एक बहुत ही ईमानदार प्रतिबिंब लगता है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब कोई अपने लंबे करियर के अंत में पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी असली विरासत क्या होती है? क्या वो सिर्फ उसके काम के नतीजों में होती है, जैसे कि उसने क्या लक्ष्य हासिल किए या क्या रिकॉर्ड बनाए, या फिर उसकी विरासत उन अनगिनत मानवीय संपर्कों में, उन बनाए और निभाए गए रिश्तों में और उन लोगों पर छोड़े गए सकारात्मक असर में ज्यादा बसती है जिन्हें उसने सफर में छुआ है? इस पर सोचने से शायद हमें अपने काम और जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिल सकता है।